बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज ईद का दिन है और मेरे सब दोस्तों को, मेरे सब व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरी दुआ नहीं बल्कि दुआएं हैं कि खुदावंद करीम अपनी रहमतें, बरकतें और फ़जीलतें आप पर नाज़िल फ़रमाए। आपकी कुल खैर हो, मेरे पाकिस्तान की कुल खैर हो और पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान में अमन कायम हो और हमारी कौम तरक्की करे, फले फूले। तो आज ईद का दिन था। दिन भर तो मैं मसरूफ़ रहा, लेकिन शाम को मुझे टाइम मिला तो कुछ दिन पहले से मैंने एक लेक्चर तैयार किया था जो नहायत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पर है। ये आपको नज़र आ रही होगी एक गन, ये मैंने निशानी के तौर पे रखी है। आज इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और ये सब्जेक्ट ये है, व्हाट इज़ फिफ्थ जनरेशन और हाइब्रिड वॉर। यानी आपने पिछले साल 2022 में जब जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे तो उनकी एजाज़ में 29 नवंबर को GHQ में एक बहुत बड़ी फंक्शन हुआ था, टेकिंग ओवर ऑफ दैट केन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो केन है वो हैंड ओवर हो रही थी और एक बड़ा फंक्शन था। हालांकि मैं समझता हूँ इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में वो केन की टेकिंग ओवर बिटवीन टू पर्सन हुई और थोड़ा सा उन्होंने मीडिया पे दिखाया। कोई तकरीरें, लंबा चौड़ा गेस्ट और लंबी चौड़ी पार्टियाँ, टी पार्टियाँ, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कुछ रवायात कुछ अजीब सी हो गई हैं। चलें, जो भी हुआ सो हुआ। उसमें उन्होंने जो तकरीर की जनरल बाजवा ने, उन्होंने फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वार का जिक्र किया। तो मुझे ये सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं चूँकि रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, काफ़ी पढ़ता हूँ और इंटरनेशनल अफेयर्स और इंटरनेशनल स्टडीज़ जो हैं वो भी मेरा सब्जेक्ट है। इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी मैं वीडियो बहुत सारी बना चुका हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है फिफ्थ जनरेशन और हाइब्रिड वार। ये क्या है? ये इंतहाई दिलचस्प एक सब्जेक्ट है। आप इसको पूरा देखिएगा। आज का लेक्चर जो है ये याद रखिए, ये एक लेक्चर में ये सब्जेक्ट कवर हो नहीं सकता, ये इतना लंबा है। आज की जो मेरी वीडियो है, वीडियो शॉर्ट ही होगी। आज की जो वीडियो है ये इसका पार्ट 1 है और फिर बाकी इसकी बातें बहुत सारी जो हैं वो पार्ट 2 में होंगी। पार्ट 1 में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें बताऊंगा जिस पर मैंने कुछ दिन पहले की रिसर्च करके रखी हुई है। लेक्चर मैंने तैयार किया हुआ है, वो आपको बताऊंगा। ईद की छुट्टियां हैं, आपको भी कुछ रमज़ान की मसरूफियत से फ़रागत मिल गई होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और आपकी मालूमात में भी बेशबहा इजाफ़ा होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा लेक्चर शुरू करने से पहले इब्तिदा में मैं आपको बताता हूँ ये लफ्ज़ हाइब्रिड है क्या। पहले तो आप ये समझेंगे, ये बीजों में भी इस्तेमाल होता है, दरख्तों में भी इस्तेमाल होता है, फसलों में भी इस्तेमाल होता है, जंगों में भी इस्तेमाल होता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है ये वर्ड है। ये वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? हाइब्रिड का जो मैंने रिसर्च करके और बड़ी डिक्शनरीज कंसल्ट करके और पढ़ पढ़ा के जो बात समझ में आती है वो ये है, कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंबाइन करके, आपस में मिक्स करके, आपस में जोड़ के, मिला के कोई बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने के लिए कोई चीज़ बनाना, इसको कहते हैं हाइब्रिड। मिसाल के तौर पे फसलों के बीज आजकल आ गए हैं हाइब्रिड। तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं,
उसमें ये करते हैं कि वो बीजों पे रिसर्च करते हैं, फिर हाइब्रिड बीज एक तैयार करते हैं। वो हाइब्रिड बीज जो है वो ज़्यादा पैदावार देता है फसलों की। ये दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं, पाकिस्तान में भी हो रहा है, इंडिया में भी हो रहा है, और भी दुनिया के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है, इसराइल में भी बहुत कुछ हो रहा है। और इसमें फ्रूट ट्रीज़ भी हैं जो कलम लगाते हैं आम के दरख्त की, वो एक पौधे के साथ, देसी आम के साथ कलमी आम की कलम लगाते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं, फिर उसमें से जो फल निकलता है वो बड़ा बेहतर, बड़ा अच्छा, बड़ा मीठा, बड़ा शानदार होता है। उसको कहते हैं हाइब्रिड की उसकी क्रॉप। तो इसका जो हाइब्रिड का मतलब आपको बताना था वो ये था कि कुछ चीज़ों को मिला के, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला के कोई जदीद और बेहतर चीज़ निकालना, को बेहतर नताइज निकालना, उसको हाइब्रिड कहते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। अब ये जो टर्म इस्तेमाल हो रही है 5th जनरेशन हाइब्रिड वार, जनरल बाजवा ने भी इस्तेमाल की। मेरी रिसर्च के मुताबिक बड़े एहतराम के साथ, बड़ी इज़्ज़त के साथ मैं बात करूँगा, ये टर्म आम तौर पर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने स्टडी की है, और मेरी स्टडी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में जो ये बतौर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसकी बुनियाद पर मैं स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। उसकी बुनियाद पर जो सब्जेक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, हम 5th जनरेशन वार और हाइब्रिड वार पर आखिर में बात करेंगे। पहले मैं आप बात कर दूं कि ये पहली वार क्या थी, और 5th जनरेशन वार कब स्टार्ट हुई, और किसको हम 5th जनरेशन वार कहते हैं या किसको हाइब्रिड वार कहते हैं। ये 5th जनरेशन वार या 5th जनरेशन हाइब्रिड वार एक चीज़ है या जो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले आ जाते हैं 1st जनरेशन वार। ये याद रखिए कि कौमों के दरमियान और अफराद के ग्रुप्स के दरमियान सदियों पुरानी जंग का आगाज़ हो चुका। जब नस्ल इंसानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अबील ने काबील को मारा तो वार की इब्तदा उस वक्त हो चुकी। वो दो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के दरमियान जंग थी, वो जंग का आगाज़ था, और जंग उसके बाद बड़े ज़माना तरक्की करता गया। आहिस्ता 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 हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ, और ज़माना तरक्की जब करता गया, चीज़ें बदलती गईं, जदीद चीज़ें ईजाद होती गईं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ईजाद हुई। और जब ईजाद हुई तो नए नए तरीके इंसान ने दरियाफ्त किए। तो सबसे पहले 1st जनरेशन वार, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आपको बताने के लिए, इंट्रोडक्शन के तौर पे। 1st जनरेशन वार हम उसको कहते हैं जिसमें जो ज़माना कदीम हज़ारों साल पहले लड़ी जाती थी, जो जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले की जंगें होती थी। उन जंगों में दोनों दुश्मन एक दूसरे को शनाख्त करते थे, आमने सामने आके लड़ते थे। कोई छुपा हुआ दुश्मन नहीं होता था, सामने दुश्मनी होती थी, और उसमें तलवारों का नेज़ा इस्तेमाल होता था, और वो तीर कमान इस्तेमाल होते थे, या कोई पत्थर या कोई और चीज़ें, ज़रा बख्तर या कोई ये एक ढाल होती है, शील्ड जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल होती थी। ये 1st जनरेशन वार में हुआ। अच्छा, अब एक बात इसके साथ मैं और आपको बताता चलूँ कि ये वार क्यों लोगों के दरमियान और कौमों के दरमियान होती रही। ये वार जो है वो ज़मीन के ख़िते पर अपनी हाकमियत और अपनी हुकूमत कायम करने के लिए
अपना तसल्त जमाने के लिए अपने ज़ोर बाजू पर जिसकी ताकत ज़्यादा होती थी वो ये कर लेता था। और मैं ये फर्स्ट जनरेशन वार किसके दरमियान लड़ी गई, कब कब लड़ी गई, इन सारी बातों में जाऊंगा तो अपने सब्जेक्ट से हट जाऊंगा। मैं अपने सब्जेक्ट पर ही रहता हूँ। फर्स्ट जनरेशन वार आपको बता दिया है कि नॉन एनिमी होते थे, यानी अपने दुश्मनों की शनाख्त होती थी कि फ़लाँ के दरमियान और फ़लाँ के दरमियान। मिसाल के तौर पे जब बहुत सदियां पहले बगदाद के पास एक शहर है बहुत बड़ा जिसको बाबल सिटी बोलते हैं, इंग्लिश में बेबीलोनियन सिटी बोलते हैं, उसके बादशाह बख्त नसर ने अटैक किया इसराइल पर, और वो जो फर्स्ट टेम्पल था, सेकंड टेम्पल था, ये गिरा दिया गया और तबाही फेर दी और लूट के सामान ले गया। तो ये भी फर्स्ट जनरेशन वार का एक हिस्सा था। इस तरीके से और बहुत सारी जंगें होती रहीं, लेकिन सबका नाम लिया नहीं जा सकता छोटे से लेक्चर में। अब फर्स्ट जनरेशन वार में एक बात ज़रूरी थी कि क्या चीज़ इस्तेमाल हुई, वो मैंने आपको हथियार बता दिए, तलवार और तीर कमान और नेज़े वगैरह, और एनिमीज़ का पता होता था, एक दूसरे का पता होता था। फिर सेकंड जनरेशन वार जब स्टार्ट हुई कि उसमें जो है वो भी एक दूसरे दुश्मन का पता होता था मुखालफ को कि मेरी जंग किसके साथ है, और एक मखसूस इलाका, एक जगह होती थी, वहाँ जंग होती थी। ये नहीं होता था जैसे मुल्कों के दरमियान, जैसे वर्ल्ड वार हुई और बड़े मुल्कों के दरमियान पर्ल हार्बर में, जापान में, जर्मनी में, पोलैंड में, रशिया में और इटली में और फ्रांस में बेशुमार महाज़े जंग खुल गए। इस तरह नहीं होता था। सेकंड जनरेशन वार में भी एनिमी जो होता था, दुश्मन जो होता था, वो आइडेंटिफाई होता था, एक को पता होता था फलां मेरा दुश्मन है, और और वो ऑब्जेक्ट जो है, मोटिव जो है, मोटिव यानी जो मकासद हैं उसका भी पता होता था, मकासद क्या हासिल करने हैं, और उसमें भी वेपन्स जो है वो इस्तेमाल होते थे। उसमें पुराने ज़माने में मंजलीक, जिसको एक तोप कहते हैं, जिसमें गोला बारूद की जगह पत्थर इस्तेमाल होते थे, वो इस्तेमाल होते थे। अब जो सेकंड जनरेशन वार है उसमें आज से कई सौ साल पहले पहली दफ़ा गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ। उसमें एक जंग का मैं जिक्र करता हूँ। एक जंग इंग्लैंड की में लड़ी गई जिसको कहते हैं वार ऑफ वाटरलू। उसमें जंग का गोला बारूद का इस्तेमाल हुआ और मार धाड़ हुई और इंसानों की किलिंग हुई, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। अच्छा, उसमें भी कन्वेंशनल वेपन्स इस्तेमाल होते थे। कन्वेंशनल वेपन्स जो हैं वो वेपन्स हैं, उनको वो हथियार हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता था, ये बंदूक है, गोली निकली है, फलां को लगेगी, ये पता होता था। अब ये दो सेकंड जनरेशन वार हो गई। अब थर्ड जनरेशन वार जो है उसमें नॉन कन्वेंशनल उसमें वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। वो थर्ड जनरेशन वार जो है उसमें तैयारे भी इस्तेमाल हुए, उसमें बहरी जहाज़ भी इस्तेमाल हुए, उसमें कुछ आर्मड कारें भी इस्तेमाल हुई, कोई टैंक भी इस्तेमाल हुए, और वो लड़ी गई थर्ड वर्ल्ड वार में। उसमें आपको पता है, अगर थर्ड वर्ल्ड वार के बारे में आपकी कोई नॉलेज है, स्टडी है, तो उसमें आखिर में जब वो वार ख़त्म होने लगी तो 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में पहली दफ़ा एटम बम ईजाद हुआ, और ईजाद होने के 20-21 दिन के बाद उन्होंने हिरोशिमा में पहला बम गिरा दिया, और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया। वो जिसका नाम लिटिल बॉय था, वो मार के बेशुमार लाखों लोग मर गए। अच्छा, अब ये नॉन कन्वेंशनल वेपन भी इस्तेमाल हुए।
थर्ड जनरेशन वार में। अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन वार। फोर्थ जनरेशन वार में बाकायदा जो है थर्ड जनरेशन वार से ऑनवर्ड बाकायदा मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में मिलिट्री का इस्तेमाल हुआ, नेवी का इस्तेमाल हुआ, एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ। फोर्थ जनरेशन वार में भी मिलिट्री फाइट्स हुई, नेवल फाइट्स हुई, एयर अटैक्स हुए, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए और आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज हुई बाद में, और उसके बाद मैसिव किलिंग हुई फोर्थ जनरेशन वार में। ये पिछली सदी में 20वीं सदी में ये जारी रहा। अब 21वीं सदी में आ गई फिफ्थ जनरेशन वार। अब हम आते हैं, हमारा आज का जो असल सब्जेक्ट है उस पे आते हैं। फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वार, लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। इस पर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उस सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा सबसे पहले इस्तेमाल की टर्मिनोलॉजी हाइब्रिड वार की, वो कर्नल फ्रैंक हॉफमैन ने 2006 में एक रॉबर्ट जी वॉकर के लिखे हुए थीसिस को इस्तेमाल करके दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया, थ्योरी पेश की कि हाइब्रिड वार भी एक बला का नाम है, एक तरीक़ाकार का नाम है, एक जंग लड़ने के तरीक़ाकार का नाम है। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आप ये बात याद रखिएगा, आप यहाँ बहुत दिलचस्प मरहला आ गया है मेरे लेक्चर का, वो ये है कि फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड वार एक चीज़ नहीं है। फिफ्थ जनरेशन वार एक अलग चीज़ है और जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो हाइब्रिड वार एक अलग चीज़ है। ये बात याद रखिए, फिफ्थ जनरेशन वार एक अलग चीज़ है और हाइब्रिड वार एक अलग चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ अलहदा करके कि फिफ्थ जनरेशन वार में कौन कौन से टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हैं और हाइब्रिड वार में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। दोनों को जुदा जुदा कर दिया गया है। ये बड़ी ताज्जुब की, बड़े नॉलेज की और बड़ी गहराई की बात है। ये सारी बातें इसमें कवर होना इस वक्त मुमकिन नहीं है इस लेक्चर में, वरना इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा, लोगों के पास वक्त नहीं है। मैं अगले लेक्चर में और ज़्यादा एलेबोरेट करके और ज़्यादा तफसील के साथ हाइब्रिड वार पे आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। फिफ्थ जनरेशन वार में नंबर 1 पे होता है डायरेक्ट मिसाइल अटैक। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पे मिसाइल मारा, वो मिसाइल रास्ते में तबाह कर दिया गया या अपने टारगेट पे हिट हो गया, ये फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है, ये हाइब्रिड वार नहीं है। सेकंड ये है कि एक कंट्री ने ड्रोन से अटैक किया जिसमें अनमैन्ड यानी बग़ैर पायलट के वो जो जहाज़ जाता है और वो अपने टारगेट पे कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है, वो एयरक्राफ्ट आसमान में बुलंद होता है, वो वहाँ से कंट्रोल कर रहा होता है और प्रिसीजन के साथ, बड़ी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट पे जाके इस्तेमाल करते हैं वो, और वो मिसाइल मारते हैं। अफ़गान वार में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। ड्रोन अटैक्स भी फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है। फिर फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा एक ये भी है कि बीमारी फैला देना किसी मुल्क में, जैसे कि कहा जा रहा है, अभी चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई, कि कोरोना का वायरस जो दुनिया में फैलाया गया है, और कोई कहता है इसकी इब्तदा चाइना से हुई है, कोई कहता है कि इसकी इब्तदा अमेरिका से हुई है। अभी तक चीज़ें क्लियर नहीं है। कोरोना वायरस भी लेबॉर्ट्री में बनाया गया एक वायरस है,
इस पर भी अभी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। अभी कुछ चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभी सामने आना बाकी है। इसको भी फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा कहा जाता है। अच्छा, फिर फिफ्थ जनरेशन वार में ही क्रॉप्स पर हमला होता है, यानी फसलों के ऊपर कीड़ों का बहुत ज़्यादा, ऐसे बीमारी फैलाने वाले कीड़ों का अटैक कर दिया जाता है। ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। फिर आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, यानी अमेरिका, चाइना और रशिया, सिर्फ दुनिया के 3 ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुश्मन के तमाम कंप्यूटराइज सिस्टम और तमाम बिजली का निज़ाम जो है, एक दफ़ा भारत में भी हो चुका है, एक दफ़ा पाकिस्तान के कुछ हिस्से पर भी हो चुका है, उसके तमाम बिजली के निज़ाम कार को मुअत्तल कर देना, पैरालाइज कर देना, फेल कर देना, तमाम कंप्यूटर सिस्टम बंद कर देना, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक एडवांस तरीक़ाकार है। ये फिफ्थ जनरेशन वार की चीज़ें मैं आपको गिनवा रहा हूँ। हार्प टेक्नोलॉजी से जल्जलों का लाना और बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिशों का लाना, सैलाबों का लाना और दुश्मन मुल्क में सैलाब से तबाही फैलाना, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। फिर फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा ये है, जैसे भारत पाकिस्तान की तरफ आने वाले कश्मीर की तरफ से जो दरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम बना रहे हैं या उनका रुख मोड़ रहे हैं, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। इसमें डायरेक्ट आर्मी की फ़ाइट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हथकंडे और कुछ तरीक़ेकार अपनाया जाता है जिससे दुश्मन मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है इकनॉमिकली। उसके बाद मुल्क में कहत साली पैदा करना कि बारिशें ही ना हो, ऐसा निज़ाम कायम कर देना, बारिशें ही ना हो और कहत साली पैदा कर देना, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। ऑर्डिनरली आर्मीज जो हैं, दुश्मन के जो शनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है, फिफ्थ जनरेशन वार में वो मालूम होता है। आम तौर पर मिसाल के तौर पे चीन का और भारत की जंग हुई तो उनको पता था एक दूसरे का कि हमारे दरमियान जंग हो रही है, वो भी फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा था। वो जो सियाचिन के साथ इलाके में सिक्किम में जो जंग हुई और चीन ने भारत का नुकसान किया काफ़ी, और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी कुछ जंग हुई और कुछ महमूद पैमाने पर सर्जिकल स्ट्राइक्स होना, ये भी फिफ्थ जनरेशन वार का एक हिस्सा है। हालांकि पाकिस्तान पर भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो कामयाबी से नहीं कर सका, वो नाकाम हुआ और पाकिस्तान ने उसके जवाब में वो फरवरी में 2021 में जो किया था वो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाया था। अब ये फिफ्थ जनरेशन वार की कुछ चीज़ें मैंने गिरा दी हैं, अभी कुछ चीज़ें रहती हैं वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अब आ जाए हाइब्रिड वार। हाइब्रिड वार का सबसे पहला जो एक थ्योरी में जो कर्नल हॉफमैन ने जो हाइब्रिड वार का सब्जेक्ट में मुतारफ़ कराया गया है, वो ये मुतारफ़ कराया गया है कि आपको अपने दुश्मन का, एनिमी का पता नहीं होता कि ये मुझे जो नुकसान पहुंचाया है ये मेरे किस दुश्मन ने पहुंचाया। मिसाल के तौर पे अमेरिका बैठा है, अमेरिकन CIA को काम करती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अमेरिकन CIA काम करती है, वो अमेरिका में बैठी है, वो पाकिस्तान से बहुत दूर बैठे हैं। और या मिसाल के तौर पे इसराइल है, पाकिस्तान से बहुत दूर बैठा है, वो इंडिया की किसी एजेंसी को साथ मिला के उनसे कोई काम लेते हैं, वो कोई इनडायरेक्ट चक्कर ऐसा काट के वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को वो नुकसान पहुंचाते हैं।
कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पर पाबंदी लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे चंद साल पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंपोर्ट पर ये पाबंदी लगा दी गई कि पाकिस्तान की जो कपास की फसल है उसमें बहुत ज़्यादा इसका अद्वियात का फर्ड का इस्तेमाल होता है, और वो अद्वियात जो फसलों में, कपास की फसलों में इस्तेमाल होती हैं, वो इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि जब उस कपास से कॉटन का कपड़ा या ड्रेसेस बनते हैं तो उससे लोगों को एलर्जी पैदा हो जाती है और बीमारियां फैलने का ख़तरा है। ये भी एक टैक्टिकल तरीक़ाकार है, एक मेथडोलॉजी है किसी मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने के लिए, किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स को तबाह करने के लिए। इसमें एनिमी का पता नहीं होता, बस ये पता होता है अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी, और उसके पीछे कई मुल्कों की साजिश होती है। वो खुफिया तौर पर एजेंसियां काम कर रही होती हैं। एनिमी जो है वो वेपनरी का इस्तेमाल नहीं करते, वो ऐसे मेथड्स का, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। उस टेक्निक्स में आप ना मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, ना आप टैंक इस्तेमाल करते हैं, ना एयर अटैक होता है, ना आपकी नेवी का अटैक होता है, लेकिन आप वो हदफ हासिल कर लेते हैं। उसके बाद इंपोर्ट्स पर बैन लग जाना, फिर सुइसाइडल अटैक्स करा देना। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में सुइसाइडल अटैक जो है कोई पठान कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, वो पठान जो हैं वो उधर के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं या तालिबान के हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्होंने आके हमारी मस्जिदों में और सुन्नियों के मस्जिदों में अटैक कर दिया या शियों के मस्जिदों में अटैक कर दिया, और इस ऑब्जेक्टिव से अटैक कर दिया कि शिया सुन्नियों की आपस में लड़ाई हो जाए। एक अटैक शियों के मस्जिद में हो गया, फिर उसके जवाब में एक अटैक सुन्नियों की मस्जिद में हो गया, और उसका ऑब्जेक्टिव और मकासद ये थे कि ये एथनिक फाइट्स जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएं और इनकी आपस में लड़ाई हो, और ये खुद ही लड़ लड़ के एक दूसरे को नुकसान पहुँचाए और हमें हमला करने की ज़रूरत पेश ना आए। अब ये हाइब्रिड वार के कुछ मकासद होते हैं। हाइब्रिड वार के मकासद ये होते हैं कि जब आम कन्वेंशनल वार होती है तो उसमें एयरफोर्स इस्तेमाल होती है, नेवी इस्तेमाल होती है, और टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, रडार इस्तेमाल होते हैं, और ये मिलिट्री की जो वेपन्स और जहाज़ और सबमरीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि मुल्कों की इकॉनमी बर्बाद हो जाती है अगर ये जंग प्रोलॉन्ग कर जाए, लंबे अरसे तक चली जाए। इसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अमेरिका ने 760 अरब डॉलर जो हैं अफ़गान जंग में ख़र्च कर दिए, लेकिन उसको हदफ हासिल नहीं हुआ, वो नाकामी हुई अफ़गान जंग में। अब ये देख लें 760 अरब डॉलर अमेरिका के, ये मैं ज़िम्मेदारी से आपको फिगर्स बता रहा हूँ। अब हाइब्रिड वार के मकासद ये होते हैं कि वो बहुत थोड़ा सा काम करके, बहुत थोड़ा सा खर्च करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये हाइब्रिड वार की जो थ्योरीज जो दुनिया में पैदा हो गई हैं, और मिलिट्रीज़ को ये सब्जेक्ट पढ़ाया भी जाने लगा है मिलिट्री के वार कॉलेजेस में, और मिलिट्री की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी उनमें पढ़ाया जाने लगा है। उसका मकसद ये है कि आपने बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल करना है और बहुत थोड़ा खर्च करके। इसमें ज़्यादातर एजेंसियां काम करती हैं। वो एजेंसियां जो हैं वो दुश्मन मुल्क के ही गद्दार किस्म के फ़ौजी अफसरान ख़रीद लेते हैं। पाकिस्तान में भी कई फ़ौजी ब्रिगेडियर जनरल और कई ऐसे अफसरान हुए हैं
जिनको फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा हुई है। आप जानते हैं ये ढकी छुपी बात नहीं है, इट इज़ ओपन टू एवरीबडी। मीडिया पे सब आप देख चुके हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो हाइब्रिड वार है उस कैटेगरी में ये फॉल करता है कि दुश्मन मुल्क की सियासतदान ख़रीदे जाएं और उनसे ऐसे काम लिए जाएं, बड़ी भारी रकूम अदा करके उनको ख़रीदा जाए, जंग करने की ज़रूरत ना पेश आए। किलिंग ऑफ ह्यूमैनिटी जो है, यानी फ़ौज की किलिंग जो है, मार दाड़, वो बड़े पैमाने पर ना हो और आप अपने मकासद पूरे कर लें। उसके बाद सीक्रेट एजेंसी जैसे CIA, मोसाद, रा वगैरह और ब्लैक वाटर वगैरह, और इस तरह पाकिस्तान में 2008 में आने वाला ज़ल्ज़ला जो था उसमें बहुत सारी अमेरिकन CIA की ज़ल्ज़ले में इमदाद देने की मकासद के लिए पाकिस्तान में गलत किस्म की NGOs आ गई थी जो दुश्मन का किरदार अदा कर रही थी, और हमारे मुल्क ने इमदाद लेने के चक्कर में उनको यहाँ दाखला दे दिया। यहाँ उन्होंने इस्लामाबाद में और बड़े बड़े शहरों में दफातर किराए पे ले लिए और फिर उन्होंने गंद किया, पाकिस्तान में बड़ी तबाही फैलाई, बड़े बम धमाके हुए, बड़े लोगों को मारा गया, बड़े बड़े लीडरों को मारा गया, इसलिए कि इनमें झगड़े पैदा हों और पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम हो, मुल्क का निज़ाम जो है डिस्टेबलाइज हो। जब मुल्क का सियासी निज़ाम डिस्टेबलाइज हो जाता है, मुल्क की सिक्योरिटी डिस्टेबलाइज हो जाती है, तो दुश्मन मुल्क अपने अहदाफ हासिल कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपकी लोकल प्रोडक्शन, आपकी एक्सपोर्ट जो हैं वो कम हो जाती हैं। सो मच सो के बाहर के ममालिक की क्रिकेट की या और जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में आना जो है वो बंद हो गए थे। ये आपके सामने है। ये है हाइब्रिड वार के जदीद तरीक़ेकार। उसके बाद फिर पॉलिटिशियंस की खरीदारी और एंटी स्टेट एलिमेंट्स मुल्क में मौजूद होते हैं। ऐसे ऐसे गलत लोग होते हैं जो अपने मुल्क के कीमती राज फरोख्त करने के लिए चंद पैसों के इवज़, चंद डॉलरों के इवज़ जो है वो बिक जाते हैं। और ये हर मुल्क में, इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, रशिया में भी है, इसराइल में भी हैं, सब जगह पर है, पाकिस्तान में भी हैं। तो वो अपने मुल्क के कीमती राज वो बेच देते हैं। ये तमाम चीज़ें हाइब्रिड वार का हिस्सा है। इसमें जो मेन बात होती है कि आपका एनिमी जो है एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ होता है, और जिस मुल्क का नुकसान किया जाता है उस मुल्क को बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे करने पड़ते हैं, और बड़ी दफ़ा जो है वो पता चल जाता है और बड़ी दफ़ा पता नहीं चलता कि ये कार्रवाई किसने किया। मिसाल के तौर पे ये नवंबर में इमरान खान का जो वज़ीराबाद में उसके ऊपर अटैक हुआ, अभी तक पता नहीं चल सका कि ये अटैक किसने किया। यानी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को जारी रखने के लिए, दो बड़ी पार्टियों को लड़ाने के लिए इंडिया ने अटैक करा दिया या इसराइल ने करा दिया या पाकिस्तान के किसी दुश्मन ने करा दिया, तो नहीं पता चलता। आपका दुश्मन छुपा हुआ होता है, पर्दे के पीछे वो अपनी कार्रवाई करता है। तो हाइब्रिड वार और फिफ्थ जनरेशन वार में फ़र्क है। जो एडवांस्ड किताबें अब बन गई हैं, बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स ने, बड़े बड़े राइटर्स ने, बड़े बड़े थ्योरिस्ट्स ने जो बुक्स बनाई हैं, उनमें उन्होंने इन दोनों को जुदा कर दिया है। उन्होंने कहा है फिफ्थ जनरेशन वार और है और हाइब्रिड वार और है। अब हाइब्रिड वार पर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं इंशाअल्लाह आपको अगले लेक्चर यानी इस लेक्चर के पार्ट 2 में बताऊंगा।
देखिएगा ज़रूर और तवज्जो से देखिएगा। बड़ी मालूमात आपको दूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करके बनाता हूँ और आपकी मालूमात के लिए बनाता हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपके बच्चों की खैर हो, मेरे पाकिस्तान की खैर हो। हमारा